हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पोषण की स्थितियां तक पढ़ा था। हम आहार के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं न्यूट्रिशन की, क्या डेफिनेशन है डाइट की, हमने ये पढ़ लिया था। और हमने इसको पढ़ लिया था कि कितने प्रकार होते हैं, मतलब पोषण की कौन कौन सी स्थितियां होती है बेसिकली। अब आज का इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 2 है। सुपोषण यानी कि उत्तम पोषण क्या होता है। तो जब व्यक्ति अपने विशेष आवश्यकता के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, विशेष आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व उचित अनुपात में ग्रहण करता है और उससे उसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? उत्तम पोषण की, यानी कि गुड न्यूट्रिशन की स्थिति कहलाती है। वही स्वास्थ्य क्या कहलाता है? उत्तम स्वास्थ्य कहलाता है, जिसमें शरीर विभिन्न रोगों से मुक्त हो, इसके साथ ही साथ शारीरिक एवं मानसिक तथा सामाजिक रूप से भी पूर्णतया व्यक्ति क्या हो? स्वस्थ हो। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि व्यक्ति स्वस्थ कब होगा? स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। स्वस्थ का मतलब क्या है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से भी हो, मानसिक रूप से भी हो और साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ हो। तो ये पूरा चीज क्या कहलाता है आपका? ये पूरा जो बैलेंस होता है, ये पूरा हमारा गुड न्यूट्रिशन यानी कि उत्तम पोषण कहलाता है। उत्तम पोषण स्वास्थ्य की प्राप्ति संतुलित आहार द्वारा संभव होती है। संतुलित आहार द्वारा संभव होती है। उत्तम पोषण के लिए भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों का शरीर की आवश्यकता के अनुसार समावेश होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बोल रहा है संतुलित आहार की, यानी कि जो बैलेंस डाइट होता है, जब हम इसे लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा स्वास्थ्य क्या होता है? बेहतर दिशा में जाता है। और जैसे ही हम अपनी आवश्यकता से या तो अधिक डाइट लेते हैं या अपनी आवश्यकता से कम डाइट लेते हैं या किसी पर्टिकुलर एक पोषक तत्व की, एक न्यूट्रिएंट की अधिक मात्रा को ग्रहण करते हैं, तो ये हमारा जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? वो बिगड़ने लगता है, असंतुलित हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो पूरा का पूरा उत्तम स्वास्थ्य है वो किस पे डिपेंड करता है? संतुलित आहार पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, लक्षण क्या क्या है आपके? किसके? सुपोषण के। कौन कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं जो व्यक्ति सुपोषित होता है? सबसे पहला, स्वस्थ शारीरिक वजन एवं ऊंचाई। ये आप लोगों को दिख तो रहा है ना? एक मिनट, मैं थोड़ा जूम कर देती हूं। अब देखिए क्या कह रहा है पहला पॉइंट? स्वस्थ शारीरिक वजन एवं ऊंचाई, यानी कि जो एक हाइट और वेट का जो एक पैरामीटर सेट होता है सभी के लिए, उस व्यक्ति की ऊंचाई और वजन उतना है कि नहीं, ये लक्षण बताते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है या फिर नहीं। स्वस्थ एवं चमकदार त्वचा तथा बाल, आपके हेल्दी बाल, आपकी हेल्दी स्किन भी बताती है कि आप उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त किए हैं या फिर आप कुपोषित हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को देखेंगे कि उसके बाल बहुत हेल्दी हैं, लंबे हैं, चमकदार हैं, उसकी स्किन शाइन कर रही है, ग्लो कर रही है, तो ये पूरी तरह से डिपेंड किस पे होता है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे नहीं डिपेंड होता है, ये पूरी तरह से डिपेंड होता है कि आपके अंदर से जो एनर्जी मिल रही है, अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो उस पर पूरी तरह से ये रिलाई करता है। यानी कि चमकदार त्वचा और बाल जो क्या है, आपके गुड न्यूट्रिशन के लक्षण होते हैं। इसके बाद स्पष्ट दृष्टि एवं स्वस्थ आंखें। फिर है आपका मानसिक सतर्कता, यानी कि मानसिक रूप से व्यक्ति कितना सतर्क है। फिर आरामदायक नींद, नींद कितनी आ रही है? नॉर्मली नींद का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग एज में अलग होता है। जैसे कि जो इन्फेंट्स होते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, इन्फेंट्स यानी कि जो शिशु होते हैं, वो लगभग जो जन्म लिए हुए बच्चे होते हैं वो 20 से 22 या कहीं कहीं कह सकते हैं लिखा हुआ कि 18 से 20 घंटे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वो 20 घंटे तक सोते ही रहते हैं। फिर जो आपके चाइल्डहुड वाले जो बच्चे आते हैं, ठीक है, ये चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि ये बड़े होने लगते हैं, इनके ऊपर स्कूल का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, तो इनकी नींद क्या होती है? इनकी नींद थोड़ी कम हो जाती है और ये 8 से 10 वाली कैटेगरी में आते हैं। यही हाल एडोलेसेंस का भी लगभग होता है। लेकिन जैसे ही आप अडल्ट एज में आते हैं तो आपकी नींद क्या होती है? आपकी नींद का क्राइटेरिया लगभग आपको हार्डली 6 से 8 घंटे तो आपको प्रॉपर नींद चाहिए ही चाहिए, ताकि जो आपकी मानसिक सतर्कता है, आपका स्वास्थ्य है, ये बढ़िया हो सके। इसके बाद है नियमित मल त्याग,
यानी कि आपकी बॉडी से एक्सक्रीशन होना भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि नियम हम खाते तो सारी हेल्दी चीजें हैं, लेकिन अगर वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से किसी कारणवश डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमें इसमें समस्या होती है, फिर कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी और पेट संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। फिर स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल का लेवल, कोलेस्ट्रॉल स्तर आपका बढ़िया होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के बारे में काफी अच्छी चीज है इसमें, यानी कि अच्छा पॉइंट है ये, इससे आपके परीक्षाओं में प्रश्न भी बनते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर है रक्तचाप का सामान्य स्तर होना चाहिए। ठीक है, अब सामान्य स्तर क्या होता है, कई सारे बच्चों को हो सकता हो ना पता हो, बहुत सारे लोगों को पता भी हो सकता है। सामान्य स्तर जो होता है वो 120/80 होता है, लेकिन अब कंफ्यूजन क्या होता है हमेशा बच्चों को कि अगर 80/120 भी दे दे तो वो उसको भी सही मान लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस जो नियम है वही नियम है, यानी कि SBP सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये है क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120 और डायस्टोलिक जो होता है वो होता है 80। ठीक है, इसी को आपको देता है एग्जाम में 120/80। ध्यान दीजिएगा कि 120 की स्पीड से क्या होता है, ब्लड जाता है आपकी बॉडी में आपके हार्ट से होकर के, और 80 की स्पीड में क्या है, आपकी बॉडी से, क्योंकि उस पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, बैठ जाता है उसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर, इसलिए उसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी धीमे हो जाती है, स्लो हो जाती है, इसलिए ये 80 की स्पीड में आता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा हमेशा, और ये बहुत माइनर सा प्रश्न है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये हमेशा पूछता है 120/80 जो है ये इसका सामान्य स्तर होता है, किसका, बीपी का। इसके बाद है अच्छी मांसपेशियां, आपका अच्छा मसल्स होना चाहिए, स्वस्थ एवं मजबूत हड्डियां, ये भी एक सिम्टम है आपका। फिर पर्याप्त शारीरिक ऊर्जा, आपके पास कार्य करने के लिए प्रॉपर एनर्जी भी होनी चाहिए। फिर है रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होना, वृद्धि होना, यानी कि आपके जो इम्यून सिस्टम है आपका वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, आपको कोई भी रोग जल्दी नहीं होगा, आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी क्वालिटी में होगी। ठीक है, अच्छी स्थिति में होगी, तो आपको रोग होने की संभावना क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके सुपोषण यानी कि उत्तम पोषण के लक्षण हैं। इसके बाद आते हैं कुपोषण पे। एकेडमिक्स के बच्चे ध्यान दें कि इससे ज्यादा नहीं पूछता है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतनी ही चीजों को अच्छे से समझ गए हैं, लॉन्ग में शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ और चीजें इसमें एडिशनल चाहिए होगा तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। अगला चीज है कुपोषण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखते हैं, कुपोषण क्या है, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। कुपोषण वह शारीरिक स्थिति है जो शरीर में असंतुलित आहार अर्थात आहार में मुख्य पोषक तत्वों की कमी से होने वाले प्रभावों को दर्शाती है। यह एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें व्यक्ति के आहार में शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कि ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा रेशे, साथ ही साथ पानी पे भी ध्यान दीजिएगा, आदि की मात्रा बहुत कम अथवा बहुत अधिक हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति का शरीर जो होता है वो कमजोर और विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है। दो बातें कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो आप अपना जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो भी आप आहार ले रहे हैं अपना, अगर आपकी उसमें कमी हो रही है, ठीक है, तो भी आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, और यदि आप न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो भी आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। अब कैसे हैं, क्या क्या स्थिति होती है, क्या क्या परिवर्तन होता है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। पहले कुपोषण के लक्षण देख लीजिए, कौन कौन से इसके प्रमुख लक्षण हैं, क्योंकि अभी आपने सुपोषण के लक्षण देखे हैं। ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं। भारी वजन घटना, ठीक है ना, पूरी बहुत जल्दी रैपिड वेट लॉस होना आपका, मांसपेशियों की हानि होना, मसल डिक्रीज होना, ठीक है, यानी कि आपका फैट जो है वो कम होना, कमजोर और भंगुर बाल और नाखून, यानी कि नाखूनों में कमजोरी होना, बाल जो है बहुत अच्छे ना होना, टूटे टूटे से दिखाई देना, लंबे समय तक दस्त यानी कि डायरिया की समस्या, ठीक है, थकान और चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आप अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहोगे तो आप मानसिक रूप से भी आप क्या होगे, आप बीमार हो जाओगे, यानी कि आपको थकान और चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें महसूस होंगी। उदास मनोदशा और अवसाद,
घावों को भरने में अधिक समय लगता है, और भूख में क्या होती है, कमी इत्यादि, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद चलते हैं, कुपोषण के लक्षण हो गए। कुपोषण के कारण, कुपोषण के कारण, ठीक है। कुपोषण के कारण कौन कौन से हैं? बहुत सारे कारण हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। इनको देखिए, कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, सबसे पहले है गैर पौष्टिक आहार के साथ साथ कम पोषण आहार लेना, यानी कि लो न्यूट्रिशन। एक तो वो आहार जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह है, वो लेना, और उसके साथ ही साथ अगर आप कम न्यूट्रिएंट्स वाले आहार ले रहे हो तो वो भी नुकसानदेह है। फिर शिक्षा के साथ साथ जागरूकता की अधिकतम कमी, आपको पता ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है कि हमें कब क्या कैसे खाना चाहिए, तो भी एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ ही साथ हेपेटाइटिस यानी कि लीवर डिजीज होना, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक या क्षय रोग होना, HIV एड्स, ये भी क्या है, इसमें भी आपको कुपोषण की समस्याएं दिखाई देती हैं। कुपोषण का लक्षण कह सकते हैं या एक कारण कह सकते हैं इसको, कि जब ये होता है तभी आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। कैंसर, फिर आर्थिक अस्थिरता यानी कि अनस्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन जो है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि इस पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत क्या है, आपका एक विकासशील देश है, ठीक है। भारत के साथ साथ अन्य और भी देश हैं, अफ्रीका वगैरह, नाइजीरिया की बात कर ले तो यहाँ के देशों में आप देखेंगे तो आपको बच्चे ज्यादा कुपोषित दिखेंगे। यहाँ भारत में भी बच्चे ज्यादातर कुपोषित दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति भी आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है कि आप रेगुलर किस चीज को खा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें आपके न्यूट्रिएंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं, ये सारी चीजें भी इस पे डिपेंड करती हैं। फिर है आपका व्यवसाय यानी कि लो इनकम, अगर आपका लो इनकम है तो भी ये समस्या दिखाई दे सकती है, मतलब ये कारण है उसका। और इसके साथ ही साथ गरीबी, पॉवर्टी जो है वो तो है ही सबसे बड़ा कारण। फिर पोषक पदार्थों की अज्ञानता, अब आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास पैसा भी है, ठीक है, आपके पास आप बहुत अच्छा पढ़े लिखे भी हैं, ठीक, उसके बाद आपके पास सारी सुख सुविधाएं भी हैं, आप जो चाहे आप सब कुछ खरीद सकते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खाने हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो भी ये एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा कारण है। इसके बाद है पर्यावरणीय समस्याएं, सूखा, जलवायु और जलवायु संकट, ये सारी एक समस्या है जिसकी वजह से क्या है, जो खेती होती है, किसानी होती है, उसका लेवल क्या होता है, कम होने लगता है, जिसकी वजह से किसान बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिससे हम जो भी फूड आजकल खा रहे हैं उनके क्या है, न्यूट्रिएंट्स बहुत लो हो गए हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत डाउन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के यूज की वजह से, बहुत अत्यधिक मात्रा में यूज करने की वजह से ये क्या हो गया है, ये संकट, जो जलवायु संकट और सूखा, इन सब के बाद जो करना पड़ता है उसके कारण ये होता है। तो कुल मिला जुला के ये इसके प्रमुख कारण है जो आपका कुपोषण के कारण बनते हैं। अब आते हैं कुपोषण के प्रकार। अभी हमने इसके पहले ही समझा है कुपोषण के प्रकार के बारे में। तो यहाँ कुपोषण के दो प्रकार हैं, एक है अपर्याप्त पोषण और एक क्या है, अत्यधिक पोषण, ठीक है। अपर्याप्त पोषण यानी कि आपको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, अत्यधिक पोषण यानी कि आपको न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा है। इस स्थिति में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि PEM। मैंने अभी बताया, कल की क्लास में मैंने शायद बताया था, PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और दूसरा है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का जब कुपोषण होता है, जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो क्या क्या होते हैं, एक तो खून की कमी होती है, एनीमिया जिसको कहते हैं, फिर विटामिन ए की कमी, रतौंधी होता है, और आयोडीन की कमी, जिसकी वजह से गॉइटर या फिर गलगंड या घेंगा रोग जिसे कहते हैं, क्रेटिनिज्म कहते हैं, बहुत सारी बीमारियां इसके कारण भी होती हैं। दूसरा है अत्यधिक पोषण। तो यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पौष्टिक तत्वों की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, पौष्टिक तत्वों की जो मात्रा होती है वो शरीर की आवश्यकता से अधिक होती है। क्या होती है, शरीर की आवश्यकता से उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तब भी यह समस्या आपको दिखाई देती है, ठीक है ना, कुपोषण। इसके लक्षण में क्या है, मोटापा होता है, ओबेसिटी, जिसकी वजह से और भी बीमारियां होती हैं। और ओबेसिटी होने पर एक मिनट यहां लिख देते हैं, ओबेसिटी होने से आपकी बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। जैसे एक हम सबसे कॉमन डिजीज जानते हैं, मधुमेह यानी कि डायबिटीज जिसको कहते हैं।
फिर हमारा हृदय रोग यानी कि सीवीडी, जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी कहा जाता है। तो ये सब बहुत कॉमन बीमारियां हैं जो आपके मोटापा के होने की वजह से होती हैं। तो 2 पॉइंट से 2 चीजें हैं, एक तो है कमी की वजह से, उसके बहुत सारे प्रभाव हैं, और दूसरा क्या है, उसके अधिकता की वजह से। तो ये दोनों ही स्थिति क्या है आपकी, ये दोनों ही स्थिति आपकी कुपोषण की ही है। आगे चलते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसको मैंने बताया था आपको कि इसको डिटेल में हम थोड़ा समझेंगे क्या है ये। तो यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आपके आहार में प्रोटीन और कैलोरी यानी कि ऊर्जा, इन दोनों का अभाव होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही आपके क्या हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो यानी कि स्थूल पोषक तत्व हैं। तो जब इन दोनों की कमी होती है तो अब तब ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है? विशेष रूप से गर्भवती, दूध पिलाने वाली माताओं, शिशुओं और बच्चों के आहार में प्रोटीन ऊर्जा की मात्रा सामान्य से अधिक की जरूरत होती है। यदि आहार में इन प्रमुख पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, प्रोटीन ऊर्जा माल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं। अब इसके कारण क्या क्या है? फिर वही चीजें हैं कुपोषण के जैसे कारण थे, गरीबी है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण ही गरीबी है। फिर पर्याप्त आहार न मिलना, पर्याप्त आहार न मिलने के कई कारण है, गरीबी भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है, अज्ञानतावश भी नहीं मिल पाता है। फिर प्रोटीन और ऊर्जा का सब चीजें हैं, लेकिन प्रोटीन और ऊर्जा वाले भोज्य पदार्थ ही नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। फिर दूषित वातावरण, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, हम वहां पे कौन सी चीजें उगी हुई हैं, कौन सी चीजें खा रहे हैं, उनका कैसे सेवन कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और अज्ञानता और साथ ही साथ अंधविश्वास। अज्ञानता क्या? अज्ञानता की फूड के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और अंधविश्वास का मतलब कि वेजिटेरियन वाले कहेंगे कि नहीं नॉनवेज में नहीं खाना, नॉनवेज वाले कहेंगे कि वेजिटेरियन नहीं खाना। एक मनोभ्रांति है सबकी कि नॉनवेज प्रोडक्ट्स में ये पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, तो इनका सेवन करना चाहिए। तो क्या होगा, वो भी एक कुपोषण की स्थिति हो जाएगी। यदि आप नॉनवेज का अधिक सेवन कर रहे हो तो आपके शरीर में क्या होगा, प्रोटीन अधिक हो जाएगा, तो भी एक समस्या होगी, ठीक है। फिर कई सारे फल, वेजिटेरियन सोर्सेज ऐसे हैं जो आपको वाकई में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं, तो भी एक मनोभ्रांति होती है, अंधविश्वास है जो हमारे ऊपर हावी होता है, और उसके असर के रूप में हमें दिखाई देता है कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, कुपोषण, ये सारी चीजें। अब इस प्रोटीन ऊर्जा माल न्यूट्रिशन यानी कि जो PEM है आपका शॉर्ट फॉर्म में, 2 डिजीज के बारे में, ये मतलब 2 लक्षण इसमें प्रॉपर तरीके से दिखाई देते हैं। एक होता है आपका मैरास्मस, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका क्वाशियोरकर। मैरास्मस वर्सेस क्वाशियोरकर, इन दोनों में एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि क्वाशियोरकर और मैरास्मस का जो बेसिक अंतर होगा वो क्या होगा। क्वाशियोरकर तब होता है जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो, ठीक है, तब क्वाशियोरकर की स्थिति होती है। और मैरास्मस तब होता है जब आपके शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा यानी कि कैलोरी, इन दोनों की कमी हो, तब आपको मैरास्मस की समस्या दिखाई देती है, ठीक है। तो ये दोनों बीमारियों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए, इनके लक्षणों को ही ध्यान दे करके आप इसके अंतर को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अंतर क्या क्या है, क्वाशियोरकर के पहले लक्षण देखते हैं। क्वाशियोरकर का लक्षण क्या है, यहाँ देखिए, ये बच्चा जो आपको दिखाई दे रहा है, फ्लैट साइन इन द हेयर, एनीमिया, ये एनीमिया के लक्षण है, ठीक है। बालों का क्या, रूखापन होना, बाल बहुत अच्छे ना दिखाई देना, स्पैर्स हेयर्स, बालों का टूटना, कुंडलित होना, मून फेस, चंद्राकृति मुंह, ठीक है। फैटी लीवर, लीवर के ऊपर बहुत अधिक फैट जम जाना, स्वॉलन एब्डोमेन, फूला हुआ पेट, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, पैरों में ओडिमा होना या स्वेलिंग होना, ये सारे किसके लक्षण है, क्वाशियोरकर के। यहाँ पे इसको डिटेल में समझते हैं कि क्वाशियोरकर एक प्रकार का पोषण संबंधी कमी विकार है। क्या है, कमी, जो प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होता है। किसकी, प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण। क्वाशियोरकर से पीड़ित रोगियों का पूरा शरीर क्या दिखाई देता है, दुबला पतला दिखाई देता है, ठीक है। उनके टखनों, उनके पैरों और पेट में एक प्रकार की सूजन होती है। उनका शरीर तो दुबला दिखाई देगा, लेकिन जो उनका लोअर पार्ट होता है, उनका पेट से लेकर के, वो क्या होगा, वो उनका बहुत सूजा सूजा सा दिखाई देगा। क्वाशियोरकर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे आम एक तरह की बीमारी, कमजोरी है, खासकर उपनगरीय क्षेत्रों में और कम खाद्य आपूर्ति वाले क्षेत्रों में यह बीमारी अधिक होती है।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों में ज्यादातर क्वाशियोरकर के लक्षण दिखाई देते हैं, ये बच्चे ज्यादा इनसे प्रभावित होते हैं। तो इस क्वाशियोरकर में आपको 3 चीजें ध्यान देनी है। पहला कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। दूसरा, किस उम्र के बच्चे इसका ज्यादा शिकार होते हैं, तो जो 1 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं वो इस बीमारी का ज्यादा शिकार होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज कि क्या क्या लक्षण है, तो लक्षण यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, मैरास्मस। जैसे क्वाशियोरकर के लक्षण देखे आपने, वैसे मैरास्मस के भी हैं। मैरास्मस क्या एक प्रकार का, ये भी पोषण की कमी से जुड़ा हुआ है, जो आमतौर पर किसमें होता है, बच्चों में होता है। अगर शुरुआती चरण में इसका निदान न किया जाए तो ये क्या होता है, जानलेवा भी हो सकता है। इस प्रकार की पोषण की कमी मुख्य रूप से किससे होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और साथ ही साथ वसा जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। मरासमस मुख्य रूप से गरीबी और भोजन की कमी के कारण होती है। और मरासमस आमतौर पर 1 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो शिशु होते हैं, उनमें ये समस्या ज्यादातर दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन वयस्क भी इससे प्रभावित हो जाते हैं कई बार। तो इसके लक्षण क्या क्या है, हेयर लॉस यानी कि बालों का खत्म होना, ओल्ड पर्सन लाइक फेस। क्वाशियोरकर में आपको चंद्राकृति मुंह दिखाई दे रहा था, यानी कि मून फेस, यहाँ पे आपको बुजुर्ग की तरह झुर्रियों वाले चेहरे दिखाई देंगे। रिंकल्ड स्किन क्या है, झुर्रियों वाली पूरी त्वचा होगी, त्वचा में क्योंकि मांसपेशियां बहुत कम होती हैं तो आपकी जो स्किन होती है वो लटकी लटकी सी दिखाई देती है। सीवियर मसल लॉस, आपने क्वाशियोरकर में देखा कि पैरों में क्या था, सूजन था, जिसकी वजह से मोटे मोटे लगते थे। यहाँ पे क्या है, सीवियर मसल लॉस है, जिसकी वजह से पैर क्या होंगे, आपके पतले दुबले पतले दिखाई देंगे। एक इसमें और होता है पिंजर, इसको बोलते हैं कबूतर की तरह पंजर दिखाई देते हैं, कबूतर पंजर इसको कहते हैं, ठीक है। और पीजियन चेस्ट भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में, पीजियन चेस्ट, ठीक है। ये भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। तो आपको इन लक्षणों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकेडमिक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये समझना है कि उनको ये मैटर पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन जो कंपटीशन के बच्चे हैं, आजकल जो पैटर्न है वो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अगर आपने डिटेल में इस चीज को पढ़ा है तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा किस बीमारी का लक्षण है। अभी तक एग्जाम में एक आध बार ये प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, आई होप आगे पूछ भी सकता है, तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कुपोषण के प्रकार क्या हैं। ये मैंने स्लाइड इसको बहुत एलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक अलग से ही पढ़ने वाला पूरा स्लाइड है। बस ये आपको दिखाने के लिए है कि कम वजन, अंडरवेट जो होता है वो उम्र के अनुसार कम वजन होता है, उसको कहते हैं। वेस्टिंग क्या होता है, दुबलापन, जब हम ऊंचाई और लंबाई के अनुसार वजन जो होता है कम होता है तो वो वेस्टिंग कहलाता है। फिर है ठिगनापन यानी कि स्टंटिंग, तो जब उम्र के अनुसार आपकी लंबाई कम होती है तो वो क्या होता है, ठिगनापन या स्टंटिंग होती है। ये 3 कंडीशंस हैं और ये तीनों बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसके पर्सपेक्टिव से, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इन तीनों से ही हर बार आपके नेट में, ठीक है, साथ ही साथ आपके टीजीटी और पीजीटी में, इसके अलावा जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम होते हैं उनमें इससे प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो अभी के लिए आप बस इतना समझिए, इसको हम डिटेल क्लास में स्टडी करेंगे जब हम कुपोषण के बारे में डीप स्टडी करेंगे। माल न्यूट्रिशन सेम वही चीज है। अंडर न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीजें हैं, लो वेट फॉर एज, लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, low height for age is called stunting, low weight for height is called wasting, and the last one is low weight for age is underweight, ठीक है। ये है सारे आपके। और जब आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी, तो लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ओवर न्यूट्रिशन में ओवरवेट, ओबेसिटी होती है। फिर ओवरडोज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं। जब आप सोडियम वगैरह के, पोटेशियम वगैरह का सेवन ज्यादा करते हैं तो बीपी वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां दिखाई देती हैं, ठीक है। अब इसी में पढ़ लेते हैं अति पोषण का क्या परिणाम है। कुपोषण का तो पढ़ लिए, पीईएम है। अति पोषण से यानी कि अत्यधिक पोषण से क्या होता है, तो अति पोषण या अत्यधिक पोषण भी कुपोषण की एक समस्यात्मक और गंभीर स्थिति है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने आहार में आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों का सेवन करता है, जिससे कई प्रकार के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होते हैं, व्यक्ति पर दिखाई पड़ते हैं। अति पोषण को हम कहते हैं हाइपर एलिमेंटेशन। ध्यान दीजिएगा
कीवर्ड है ये। अतिपोषण को हाइपर एलिमेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दैनिक आहार में ऊर्जा और वसा की अधिक मात्रा का सेवन करता है तो उसे 100% गारंटी है कि मोटापे की शिकायत तो होनी ही होनी है, जिस कारण मोटापे से होने वाली अन्य बीमारियां जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग, किडनी रोग, फैटी लीवर, ये सारी समस्याओं, इन सारी बीमारियों का खतरा भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, आपके अतिपोषण का प्रभाव है, अतिपोषण का क्या परिणाम होता है। अब इसके बाद आज के क्लास की लास्ट स्लाइड है, ठीक है। इसमें आपको एक टेक्निक दी हुई है कि कैसे आप आहार से संबंधित चीजों को क्या कहते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, नाप सकते हैं। नापने के एक प्रकार से उपकरण है ये कि जब आप आहार एवं पोषण संबंधी कोई सर्वे करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो कौन कौन से टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो उसमें होता है ABCD, ठीक है, आप इसको सीक्वेंस में याद कर लीजिए, ABCD। ए से होता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, बी से होता है बायोकेमिकल टेस्ट, सी से होता है क्लिनिकल टेस्ट और डी से होता है आपका डाइटरी असेसमेंट। ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि एंथ्रोपोमेट्रिक में कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग होता है, ठीक है, ये कैलिपर्स है, इन्फेंटोमीटर है, वो वेइंग मशीन है। फिर बायोकेमिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट होते हैं। क्लिनिकल टेस्ट में कौन कौन से, जैसे अभी आपने कुपोषण के सुपोषण के लक्षण पढ़े, ठीक है, कि आप सुपोषित व्यक्ति को कैसे देख करके पहचानेंगे, कुपोषित व्यक्ति को कैसे देखकर पहचानेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके क्लिनिकल टेस्ट में आते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं, इसका सिंपल समझिएगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसको जो भी समस्या बताते हैं वो पहले आपको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। आंखें पीली दिखाई देंगी, स्किन पीला दिखाई देगा तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट लिखेगा, फिर आप जाएंगे बायोकेमिकल टेस्ट कराएंगे, आपका रिपोर्ट पता चलेगा कि आपको जॉन्डिस हो गया है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती है। फिर आता है डाइटरी असेसमेंट, यानी कि आहार आकलन। आप पर डे कितना मील ले रहे हैं, पर डे आप कितने अंतराल पे क्या क्या खा रहे हैं, ये असेसमेंट भी बताता है कि आपकी जो पोषण स्थिति है वो कैसी है। तो बेसिकली ये आपके पोषण स्थिति को जानने की तकनीकें हैं। क्या है, पोषण स्थिति की तकनीकें, यानी उसका आकलन करने की ये प्रमुख तकनीकें हैं, ठीक है, जिसको आप ABCD के नाम से समझ सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अभी ये आपका बेसिक है। जब एडवांस लेवल पे हम बढ़ते जाएंगे, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से हमने अभी पढ़ा था संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट की हमारी कल नेक्स्ट क्लास होगी। आई होप वो आपको समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।